बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आपसे। अब इसके सॉल्यूशन को थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग अकाउंटिंग डेप्शन। तो आपको अकाउंटिंग डेप्शन केस में एड बैक करने की जरूरत नहीं है और अकाउंटिंग डेप्शन आपको बता दी गई है, लेकिन एड बैक करने की जरूरत नहीं क्योंकि चार्ज ही नहीं हुई। अच्छा, अब मेनली हमें वर्कआउट कर लेना है टैक्स डेप्रिसिएशन। तो इस केस के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग डब्ल्यूडी प्रोवाइड की गई है, फर्नीचर फिक्सचर की ओपनिंग डब्ल्यूडी दी गई है, फैक्ट्री बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट बताई गई है और उसकी डब्ल्यूडी बता दी गई है, व्हीकल्स की आपको ओरिजिनल डब्ल्यूडी दे दी गई है आपके सामने। ठीक है जी। तो ये आपके सामने यहाँ पर हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं और एक सेकंड पेज पर हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। और इस वर्किंग का नाम क्या है? इस वर्किंग को हम नाम देते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन का। जरा आप देख लें कि हम इसको किस तरह वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस तरह बना लें कि आपके सामने आपको डेप्शन कैलकुलेट करने में आसानी हो, एक वर्किंग अच्छी प्रेजेंट हो आपके लिए। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद आप क्या करें बेटा, ये चार जो एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग और व्हीकल्स, इनके नाम लिख दें। तो आपने क्या लिखा? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है जी। फैक्ट्री बिल्डिंग एंड नंबर फोर्थ इज व्हाट? व्हीकल। अब इसका टोटल ना करें, बस अगला कॉलम बना लें आप डेप्रीसिएशन का, कि इस पे जो जो हम इसमें से माइनस करते जाएंगे बतौर डेप्रीसिएशन, वो हम डेप्शन का पार्ट बनाते जाएंगे। तो हम टोटल नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर बोल रहे हैं टैक्स डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं टैक्स। डेप्रीसिएशन का ये आपके सामने रख दिया। सबसे पहले यहाँ रख दिया आपने ओपनिंग डब्ल्यूडी। तमाम एसेट्स की आपको ओपनिंग डब्ल्यूडी दी हुई है, 1,500,000, 900,000। तो लिख दिया आपने 1,500,000, 900,000। फैक्ट्री बिल्डिंग की डब्ल्यूडी है 692,550। और व्हीकल की डब्ल्यूडी है 1,400,000। ऐसा ही है बेटा। अच्छा, अब सबसे पहला काम कर रहे हैं, इसमें से डिस्पोजल लेस करते हैं, जो डब्ल्यूडी डिस्पोज ऑफ हो रही है वो लेस करते हैं। तो एक तो हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का डिस्पोजल, ऐसे ही है ना, और एक हो रहा है किसका? फैक्ट्री बिल्डिंग का डिस्पोजल। तो डिस्पोजल लेस करवा दें ताकि वो इस साल की डेप्शन के लिए एलिजिबल ना रह सकें। सबसे पहला काम, लेस डिस्पोजल। तो दो चीजें डिस्पोज हो रही है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग और एक प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो डिस्पोज ऑफ हो रही है उसकी टैक्स डब्ल्यूडी 145,000। तो 145,000 आप इसमें से लेस करवा दें। और जो फैक्ट्री बिल्डिंग है पूरी की पूरी डिस्पोज ऑफ हो रही है, पूरी डब्ल्यूडी क्या करवा दें, इसमें से माइनस करवा दें। ठीक है जी।
ये डिस्पोजल आ गया आपके सामने, ऐसा ही है। अब फिर इसमें ऐड करें आपके एडिशंस, जो एडिशंस हो रहे हैं वो ऐड कर दें। अच्छा जी, एडिशंस कितने हो रहे हैं? एडिशंस हो रहे हैं 3 प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 से, फर्नीचर 80,000 से, टोयोटा कार 1,250,000 से। 4,20,000 से प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन हो गया, 80,000 से फर्नीचर में एडिशन हो गया, और व्हीकल में 1,250,000 से एडिशन हो गया। और क्योंकि कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है तो हम पूरी कॉस्ट ही ऐड कर देंगे। अब इसमें से आप लेस करवा दें क्या इनिशियल अलाउंस, जो वही जो एसेट्स एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के लिए। ठीक है जी, तो इनिशियल अलाउंस आप जरा देख लें, ऑब्वियसली किससे मिलेगा आपको? प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। जरा प्लांट एंड मशीनरी का जरा 25% निकाल लें, 4,20,000 का 25%। बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। 4,20,000 का 25% क्या बनेगा? 1,05,000। ये लेस किया, बाकी किसी पे इनिशियल अलाउंस नहीं है, लेकिन ये जो लेस हुआ ये आपकी टैक्स डिडक्शन का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप इसका अगर टोटल कर लेते हैं तो आपको मिल जानी है WDV एलिजिबल फॉर नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन। कितनी मिल जाएगी बेटा? प्लांट एंड मशीनरी की कितनी मिल जाएगी? 1,670,000। बताओ भाई सब लोग। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर की 980,000। बिल्डिंग इज नॉट एलिजिबल, बिल्डिंग क्योंकि बिल्डिंग तो है ही नहीं ना WD। व्हीकल्स मिला के कितना हो जाएगा? 2,650,000। ओके, इन WDVs को हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो एक तरह से हमारी प्रेजेंटेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं इनके नॉर्मल टैक्स डेप्शन रेट। हाँ भाई जरा बताओ, व्हीकल पे नॉर्मल टैक्स डेप्शन रेट कितना है? 15%। फर्नीचर पे कितना है? 15%। और फैक्ट्री बिल्डिंग पर 10% है, लेकिन आप चार्ज नहीं कर सकते। और व्हीकल पर कितना है? 15%। जरा आप सबका 15% निकाल लें। अब आप नॉर्मल टैक्स डेप्शन वर्कआउट कर लें। $1,670,000 का 15% बेटा कितना बनेगा? 250,500। ओके, 980,000 का 15% क्या बनेगा बेटा? 9,80,000 का 15%, 147,000। अच्छा जी, 2,650,000 का 15% क्या बनेगा? 397,500। इन सबका सम कर दें। इन सबका सम क्या आ रहा है? वो हो जाएगी टोटल नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन 397,500 प्लस 147,000 प्लस 250,500। इन सबका सम जल्दी से क्विक 795,000।
अच्छा जी, 795,000 और इनिशियल अलाउंस मिला लें तो मिलकर आपकी टोटल डेप्शन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9 लाख रुपए मेरे ख्याल से। यस और रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। तो ये मेन आपका क्या कहते हैं वर्किंग मुकम्मल हो गई, और इसके जरिए आप क्या हो गए, यानी आसानी से एक प्रेजेंटेशन भी बन गई और अच्छे तरीके से क्या हो गई, एक टैक्स डेप्शन कैलकुलेट भी हो गया आपके साथ। तो उम्मीद है आपको सब चीजें समझ में आई होंगी बेटा। अच्छा, अब उसके बाद वर्किंग नंबर 2 कर लीजिए बेटा। वर्किंग नंबर 2 क्या है? गेन्स और लॉसेस अब गेन्स और लॉसेस क्या हैं? सबसे पहले क्या डिस्पोज ऑफ हुआ है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। आसान मामला है प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी में अकाउंटिंग में क्या है? सेल प्रोसीड 90,000 है और WDV 25। अकाउंटिंग में लॉस है, अकाउंटिंग में लॉस है। अकाउंटिंग लॉस तो 195,000 में से आप जब 205,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो आपको 10,000 का लॉस हो रहा है ना? यस, ऐसे ही है। 15 का हो रहा है। अच्छा, 190 है, नॉट 195 जी, 190। ओके जी, ये आपके सामने आ गया बेटा। अच्छा, उसके बाद टैक्स गेन हो रहा है। टैक्स गेन कितना है, जरा उसको वर्कआउट कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा सब लोग। टैक्स गेन, टैक्स गेन यही 190, सेल प्रोसीड और टैक्स WDV कितनी है? 145,000। तो टैक्स गेन कितने का हो गया आपको? 45,000 का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 अब आ जाए कहाँ पर? फैक्ट्री बिल्डिंग पर। और फैक्ट्री बिल्डिंग में जब आप आ गए तो फैक्ट्री बिल्डिंग पर बताइए अकाउंटिंग गेन है, सेल प्रोसीड क्या है बिल्डिंग की? 3,600,000। उसमें से अकाउंटिंग WDV लेस करवा दें, कितनी? 1,330,000। डिफरेंस क्या है हमारे पास? 2,270,000। 2,270,000 का अकाउंटिंग में गेन है, ये लेस करवाएंगे। अच्छा जी,
अब चूंकि बिल्डिंग है और बिल्डिंग में सेल प्रोसीड जो है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट से एक्सीड करती है, तो फिर आप इसी सेल प्रोसीड को कॉस्ट मान लेंगे, ऐसा ही है ना। ठीक है जी। तो सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स आपके पास है 3,600,000, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है। तो लेस करें आप कॉस्ट, लेस करें आप टैक्स WDV, और वो कैसे आप फाइंड करेंगे? आप कॉस्ट रखेंगे किसको? सेल प्रोसीड को, 3,600,000, इसमें से लेस करेंगे टैक्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपने 1,900,000 की कॉस्ट पर अब तक कितनी डेप्शन चार्ज की है, कैसे मिल जाएगी आपको? अगर आप 1,900,000 में से लेस कर देंगे अब तक की टैक्स WDV 692,550, तो आपको अब तक की चार्ज होने वाली टैक्स डेप्शन मिल जाएगी 692,550। जवाब दीजिए बेटा। तो अब तक की चार्ज होने वाली टैक्स डेप्शन कितनी है? 1,207,450। और जैसे ही वो आपने फिर लेस किया तो ये बन जाएगी टैक्स WDV। कितनी बन गई टैक्स WDV? टैक्स WDV निकालिए, 2,392,550। जैसे ही आपने इसको लेस किया है तब आपके पास टैक्स गेन आ जाएगा, जो कि आपकी अब तक की डेप्शन चार्ज के बराबर होगा। और ऑब्वियसली ये आंसर 1,207,450 के बराबर होगा। यस और रिस्पॉन्स कीजिए। तो अब आसानी से आप क्या कर लें, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लें किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट में। तो जरा आप निकाल लें टैक्सेबल इनकम। किसकी टैक्सेबल इनकम? मिस्टर जेड की। आपने कहा मिस्टर जेड टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस की लगा दिया आपने हेडिंग। यस और नो बताइए। और आपने अपनी वर्किंग शुरू कर दी किससे? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, बिफोर डेप्शन भी दिया हुआ है। कितना? 2,400,000। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इसमें ऐड करवा दें इन एडमिजिबल बिल्कुल डेप्शन अकाउंट अक्यूमुलेशन के बराबर आएगा। मैं समझा नहीं बात को, वैल्यूज ऐसी रखी गई थी, मतलब क्या है इस बात का? इन एडमिजिबल एक्सपेंस
या इनकम? क्या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, वैल्यूज ऐसी रखी गई थी, ये बात क्लियर नहीं हो रही, क्लियर बात करें। हमेशा इस केस में जब भी बिल्डिंग इमोल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होगी तो उसका उसकी अगर कॉस्ट, उसकी जो सेल प्रोसीड अगर कॉस्ट से एक्सीड करती है तो फिर उस केस में उसका जो गेन होगा वो अब तक की डेप्शन जो चार्ज हुई है उसके बराबर ही आएगा। कल की क्लास में बड़े तफसील से डिस्कस हुआ ये पॉइंट। ठीक है जी। अब एडमिसिबल एक्सपेंस कौन सा है? आपको एक तो अब डेप्शन तो एड बैक करनी है, अब तक चार्ज नहीं हुई, तो जो चार्ज हुआ उसका देखे ना जरा, आपने अकाउंटिंग में लॉस चार्ज किया हुआ है 15,000 का, उसको ऐड करवा दे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग में जो गेन हुआ है, अकाउंटिंग में गेन हुआ है ना आपका रिस्पॉन्स में बेटा, इसको लेस करवा दें। 2,255,000 क्या है? 2,270,000 है ना? ठीक है जी। टोटल इम्पैक्ट कितना है? इसके अलावा कोई भी आइटम्स अकाउंटिंग के नहीं है जो हमने रिवर्स करने हो। अगर अकाउंटिंग डेप्शन चार्ज हुई होती तो हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। तो नेट इम्पैक्ट कितने का आएगा बेटा? 15,000 का इम्पैक्ट प्लस है और 2,270,000 का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो इस तरह ये इम्पैक्ट हो जाएगा 2,255,000 का। ऐसे ही है। जवाब दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। अब उसके बाद लेस करने क्या, आपने लेस करवा दें क्या एडमिसिबल एक्सपेंस? लेस या ऐड ना? एडमिसिबल एक्सपेंस लेस होंगे और इनकम क्या होगी? ऐड होगी। इसको करेक्ट कर लें। ऐड और लेस, और एडमिसिबल इनकम, एडमिसिबल एक्सपेंस लेस हो जाएगा और एडमिसिबल इनकम क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये आपके सामने है यहाँ पर, आप इसको वर्कआउट कर लें तो आपके पास क्या है? टैक्स गेन है। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल, दो चीजों पर टैक्स गेन है, प्लांट और दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग। प्लांट पर गेन कितना है? 45,000। फैक्ट्री बिल्डिंग पर गेन कितना है?
अभी हमने वर्कआउट किया था, टैक्स गेन 1,207,450, और लेस कर दें क्या टैक्स डेप्रिसिएशन, कितनी 9 लाख रुपए। बताइए क्या इम्पैक्ट नेट होकर आपके पास आता है? 3,52,450। बोलिए बेटा बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, बाकी लोग 3,52,485 आ रहा है। तो फिर बताओ टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? $2,400,000 प्लस 2,255,000 प्लस 352,450 का इम्पैक्ट आया। कितना बना बेटा? 497,450 है ना? तो क्या चीज मिस हो गई इसके अंदर? और ये इम्पैक्ट नेगेटिव है यार, इसको हमने गलती से पॉजिटिव लिख लिया है। ये इम्पैक्ट नेगेटिव है, 2,255,000 का इम्पैक्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव गलती से लिख दिया। सही है। अब बताओ इसका आंसर क्या आता है? वो टोयोटा कार का मसला थोड़ी है कोई, ये इम्पैक्ट नेगेटिव है बेटा। 2,400,000 में से इसको लेस करो और इसको ऐड करो। अब बताओ आंसर क्या आता है? बड़े जल्दी करो, बताओ आंसर क्या आता है? तो बताइए क्या आंसर आ रहा है यार? $497,450 टैक्सेबल प्रॉफिट आपका आ गया। ठीक है जी, ये आंसर आ गया आपका। अब मेनली जो वर्किंग अगर आपने सही कर ली ना बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया सॉल्व। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अब ये कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने दिए गए हैं, जरा उनको भी आप देख लें साथ साथ। तो cost of an asset owned by more than one person in hands of each co-owner is the cost of
एक्वायरिंग एंड नॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट इटसेल्फ। जैसे मिसाल के तौर पे दो भाई हैं, एक बिल्डिंग दो भाइयों के नाम पर है, ठीक है, और उस बिल्डिंग की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल बेटा 1 मिलियन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। या इस तरह हम अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले उसको सुन लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझ लीजिए जरा बात को, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है जो कि मिसाल के तौर पर उसके 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन फॉर एग्जाम्पल। तो एक दोनों हिस्सेदार हैं, दो को दोनों को ओनर है। तो उस बिल्डिंग की आधी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 5 लाख, और आधी कॉस्ट है 5 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग अगर एक्वायर की है दो बंदों ने मिलकर, तो वो कॉस्ट उनके दरमियान 50-50 तकसीम हो गई। अब अगर एक बंदा अपना आधा हिस्सा किसी और को बेचना चाहता है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा जनाब, जब वो अपना आधा हिस्सा बेचेगा, मिसाल के तौर पर उसने अपना आधा हिस्सा किसी और को सेल कर दिया, उसने वो आधा हिस्सा सेल किया 12 लाख रुपए का। तो अब क्या होगा, उस 12 लाख में से जब आप 5 लाख कॉस्ट निकाल लेंगे, आधे हिस्से की कॉस्ट, तो जो गेन आएगा वो गेन कितना आएगा बेटा? फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल गेन वर्कआउट कर लें उसका, तो भी आ जाएगा इसमें। तो वो गेन कितना आएगा? 7 लाख रुपए, यस और नो? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक को ऑनर के जाने के बाद दूसरा को ऑनर आ गया, तो अब दो को ऑनर हो गए, एक पुराना को ऑनर और एक नया को ऑनर। पुराने को ऑनर की कॉस्ट वही 5 लाख रहेगी जो बाकी है, जिसने अपना हिस्सा बेचा नहीं था। लेकिन जो नया को ऑनर आया उसने अपना 50% पार्ट कितने का परचेज किया? 12 लाख का। अब अगर ये प्रॉपर्टी फर्दर सेल होती है तो जो पुराना को ऑनर था उसके लिए कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी, और जो नया को ऑनर था उसके लिए कॉस्ट कितनी रहेगी बेटा? उसके लिए कॉस्ट 12 लाख रहेगी। तो वो अपना जो डिस्पोजल है, या वो अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो उसकी उस 12 लाख कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का करेगा, क्लेम करेगा। कि ये मेरी एग्जांपल आपको समझ में आती है बेटा? जवाब दें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें एग्जाम्पल क्या दी हुई है। कहता है मिस्टर ए के पास एक ऑफिस बिल्डिंग है 1 मिलियन की। आफ्टर 1 ईयर मिस्टर ए सोल्ड 50% ऑफ द बिल्डिंग टू मिस्टर बी फॉर ₹800,000। मिस्टर ए ने इस 1 मिलियन का 50% सेल कर दिया 8 लाख में। तो अगर मिसाल के तौर पर 8 लाख में सेल हुआ तो 50% बिल्डिंग की जो कॉस्ट होगी वो उसके हिसाब से, अगर वो कैपिटल एसेट है तो 5 लाख रुपए कॉस्ट मैच हो जाएगी, और अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो 50% कॉस्ट की जो WDV होगी वो इससे क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। अब होगा क्या जनाब कि एक बिल्डिंग के अब दो मालिक हो गए। पार्ट ऑफ एन एसेट डिस्पोज ऑफ शेल बी कंसीडर्ड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट। नाउ कॉस्ट ऑफ 50% फॉर मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए जो रिमेनिंग 50% उसकी कॉस्ट 5 लाख है, लेकिन मिस्टर बी के लिए जो रिमेनिंग 50% उसकी कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। तो इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट को ऑनर्स के लिए कॉस्ट मुख्तलिफ हो सकती है। वो सिचुएशन आपके सामने ऊपर डिफाइन होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जनाब मजीद? Cost of a depreciable asset acquired with something else in a single transaction shall be restricted to fair market value. Example, a photocopy machine having fair market value of ₹70,000 is purchased at ₹80,000 due to 6 months service and maintenance contract. तो आपने अगर 70,000 की चीज 80,000 में खरीदी है क्योंकि आपको 6 मंथ्स का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो तब भी आप क्या करें, उस एसेट की कॉस्ट 70,000 माने और 10,000 रुपए आपका प्री पेमेंट है फॉर व्हाट? मेंटेनेंस कॉस्ट। इन दिस केस डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी 70,000 एंड बैलेंस शैल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो बाकी 10,000 ऊपर आपने पे किए वो आपका एक्सपेंस बन जाएंगे एक्सपायर होकर। उसके बाद अगर आपने दो चीजें खरीद ली है लमसम के अंदर, जैसे लिखा हुआ आ गया, आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर और कंप्यूटर मिलके परचेज किया 1 लाख रुपए का। अगर आप फर्नीचर यही अलग से खरीदते मार्केट से 70,000 का मिलता, और कंप्यूटर खरीदते अलग से 50,000 का मिलता। तो अब जाहिर सी बात है ये मालूम करना है ₹1,00,000 के अंदर फर्नीचर की कॉस्ट क्या है और ₹1,00,000 के अंदर कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है। तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू के बेस पे प्रोपोर्शनेटली इनकी कॉस्ट एलोकेट कर दें। 70 + 50 120,
70 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 100 फर्नीचर की कॉस्ट, 50 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कंप्यूटर की कॉस्ट। तो ये जो आप IFRS 15 में एलोकेशन करते हैं किसकी, ट्रांजैक्शन प्राइस की, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना आएगा 58,333 और कंप्यूटर का अमाउंट कितना आएगा 41,667। बेटा क्लियर है सबको, ये अमाउंट्स आपके पास आ रहे हैं कैलकुलेटर पर, प्लीज रिस्पॉन्स दें मुझे कि ये अमाउंट्स कैलकुलेटर पे आपके पास अपेयर हो रहे हैं। चलिए अच्छी बात, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा है इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन का। ठीक है जी, तो अब लिखा हुआ क्या है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं, इंटेंजिबल मींस एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, सीक्रेट फार्मूला, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर फिल्म, एक्सपोर्ट कोटा, फ्रेंचाइज लाइसेंस और लाइक प्रॉपर्टी और राइट, एंड एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब वही बात है कि सर राइट वाली बात तो आपने कैपिटल एसेट में भी की थी, माइनिंग राइट्स वगैरह। अच्छा इधर जो है वही बात कि इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेबल एसेट कब बनेगा, जब वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर वो पार्टली भी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर वो अमोर्टाइजेबल एसेट है, लेकिन अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर वो कैपिटल एसेट है। उसके डिस्पोजल पे आपको क्या होना है, कैपिटल गेन होना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये तमाम बातें यहाँ पर आ गई। लाइक प्रॉपर्टी और राइट, एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एडवांटेज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट। ये तमाम बातें IAS 38 से बिलोंग करती हैं और आप सारी बातें आप जानते हैं कि इंटेंजिबल एसेट को बतौर एसेट रिकग्नाइज करना एक मुश्किल काम है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो बस आप उसकी फिक्र मत करें, लॉ में टैक्स के अंदर तो है, अगर आप इंटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज करते हैं और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो फिर वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है, फिर और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप उससे क्लेम करें क्या, टैक्स अमोर्टाइजेशन। अच्छा अब वो आप कैसे क्लेम करेंगे भाई, वेयर एन इंटेंजिबल एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एन अमोर्टाइजेशन रिडक्शन इन अ टैक्स ईयर इज अलाउबल एज अंडर कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूजफुल लाइफ इन होल ईयर्स, जो भी उसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड करते हैं। अच्छा अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि आप जिन लोगों ने IAS 38 पढ़ा हुआ है उनको पता है कि अगर इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ जो हो इनडेफिनेट हो, ठीक है, तो हम उसको अकाउंटिंग में अमोर्टाइज नहीं करते। लेकिन टैक्स कहता है जनाब के वेयर एन इंटेंजिबल एसेट डज नॉट हैव एन ascertainable useful life then the same shall be treated as 25 years। तो वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है उसको टैक्स में अमोर्टाइज किया जाएगा 25 साल पर। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर देखें अगर आपको डेप्शन कैलकुलेट करना आ गई, सारे मसले मसाइल वही हैं। अच्छा उसके बाद आ जाए जरा, if an intangible asset is used partly for business purpose and partly for other use in a tax year then amortization reduction shall be allowed proportionately। ठीक है जी, तो अगर आप इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन निकाल रहे हैं यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके, तो मेथड कौन सा हो गया इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन का, स्ट्रेट लाइन। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी आपके सामने आएगा कि टेंजिबल जो एसेट्स थे उन पर हमने तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया था, स्पेसिफाइड रेट्स थे, फुल ईयर पॉलिसी थी, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फुल ईयर डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। लेकिन इनटेंजिबल एसेट का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। खैर अभी एक एग्जांपल आपको दी हुई है, मिस्टर ए एक्वायर्ड एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 जुलाई एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500,000 which is used 60% for his business and 40% for other use. Useful life of the intangible asset is estimated to be 8 years. Calculate amortization reduction allowable for the year. Cost of the intangible asset as on 1st July 500,000. Amortization for the year 500,000 divided by 8, आपके सामने आंसर आ गया 62,500। लाइफ 8 साल थी, WDV कितनी आ रही है 437,500।
अब जाहिर सी बात है 62,500 का आप क्या करें 60% अलाउ करेंगे अगेंस्ट योर इनकम फ्रॉम बिजनेस, वही बिजनेस यूज के हिसाब से आपको अमोर्टाइजेशन अलाउ की जाएगी। ये बात हम डेप्रीसिएशन में भी काफी अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। और फिर अगर ये इंटेंजिबल एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो इसकी डब्ल्यूडीवी भी इंक्रीज हो जाएगी डिसअलाउड पोर्शन के हिसाब से। तो वो सारे सिचुएशंस जो हम डील कर चुके हैं कहाँ पर टेंजिबल एसेट में, वो तब सब चीजें सेम रहेंगी जब तक कि आपको डिफरेंस बताया ना जाए खुद से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी बेटा, कोई मुश्किल बातें नहीं है। अब लिखा हुआ क्या है, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज फॉर द होल ईयर, यानी अगर साल भर में आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया जिस साल आपने उसको परचेज किया। If an intangible asset is not available for use for the whole tax year, then amortization deduction shall be calculated proportionately based on the number of days available for use divided by number of days in the tax year. तो फिर आप ईयर ऑफ एक्विजिशन में उस पर प्रपोर्शनेट डेप्शन चार्ज करेंगे जो कि बेस करेगी नंबर ऑफ डेज पर, और नंबर ऑफ डेज आप उतने ही लेंगे जितने एक्चुअल उस टैक्स ईयर में होंगे। अगर वो टैक्स ईयर लीप ईयर है तो 366 डेज लेंगे, और अगर वो टैक्स ईयर बाकी नॉर्मल डेज की तरह है तो फिर आप क्या करेंगे, यानी फरवरी का महीना 28 दिन, 28 की बजाय 29 का है तो आप लीप ईयर लें। आप मुझे बताइए, आप टैक्स ईयर 2020 क्या था, उसमें फरवरी 29 का था 28 का था, बताइए। जो कि लॉ ये कह रहा है नंबर ऑफ डेज इन अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 2020 में फरवरी कितने दिन का था भाई, बताइए। सब भूल गए मेरे ख्याल से, 29 दिन का था मेरे ख्याल से, तो लीप ईयर था ना ये 2020। यस और नो? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब Mr. B acquired an intangible asset on 1st March at rupees 300,000 with estimated useful life of 12 years, and there was no other use. Calculate the amount of amortization he can claim as tax deductible for the year ended 30th June. तो अब बड़ा सिंपल सा मामला है कि भाई 3 लाख को डिवाइड करें 12 से तो आपको मिलेगी 1 साल की डेप्शन। अब मार्च से गिनती गिने, मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई 31 का है, जून 30 का है, तो 2 महीने 31 के, 2 महीने 30 के, यस कितने दिन हुए, 31 31 31 30 और 31 30 सम कर दें, आंसर क्या मिल जाएगा, 122 दिन। और अगर आप दो टैक्स ईयर 2020 को लीप ईयर कंसीडर करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 366 करेंगे, ना कि 365। खैर यहाँ पर लीप ईयर इग्नोर किया हुआ है, तो 122 डिवाइड बाय 365 ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयर ऑफ एक्विजिशन में आप इनटेंजिबल एसेट पर फुल ईयर डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रिस्पॉन्स दें, बल्कि कौन सी अमोर्टाइजेशन चार्ज, फुल ईयर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि क्या चार्ज करेंगे, फ्रैक्शनल, जो कि डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डेज पर। यस और नो? रिस्पॉन्स जल्दी करो ना बेटा, जल्दी करो, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद लेकिन लिखा हुआ क्या है, अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। बस वही बात है कि ईयर ऑफ परचेज में प्रोपोर्शनेट चार्ज करें, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज ना करें। वैसे आमतौर पर हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, जब हम ईयर ऑफ परचेज में फ्रैक्शनल चार्ज करते हैं तो हम ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी फ्रैक्शनल चार्ज करते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन लॉ ये कह रहा है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज ना करें। Any gain or loss on such disposal shall be considered for tax purpose and shall be calculated by deducting tax WDV from consideration received. इसका टैक्स गेन या टैक्स लॉस भी वैसे ही वर्कआउट किया जाएगा जैसे टेंजिबल एसेट के डिस्पोजल पर टैक्स गेन या टैक्स वर्कआउट किया गया था। कैसे? सेल प्रोसीड को टैक्स डब्ल्यूडीवी से मैच करके। तो जो भी अकाउंटिंग गेन या लॉस आएगा वो रिवर्स हो जाएगा, और टैक्स गेन या लॉस जो होगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए।
रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो अब ये क्या है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। होता ये है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी रिपोर्ट, या बाज लोग उसे कहते हैं बिजनेस प्लान। तो बाज बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाए जाते हैं, कि बिजनेस प्लान बनाने के बाद उन बिजनेस को शुरू किया जाता है। तो बिजनेस प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है तो सबसे पहले वो बिजनेस प्लान बनाएगी अपना, और वो बिजनेस प्लान बनाने के बाद डिसीजन लेगी कि उसको बिजनेस को शुरू करना है कि नहीं करना। बात समझ में आ रही है बेटा? रिस्पॉन्स दें। तो पहले बी पॉइंट पढ़ लें। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, that is before commencement of commercial production exclusively for business purpose, including cost of feasibility studies, prototypes and trial production activities, net of sale proceed of trial production if any, but excluding cost of land, उसमें कोई लैंड शामिल ना हो, कोई डेप्रिशिएबल एसेट शामिल ना हो और कोई इंटेंजिबल्स शामिल ना हो। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनाई है बिजनेस प्लान के अंदर, उसको जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बाज लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन टैक्स के लिहाज से उस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर दैट वर नॉट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस shall be amortized at 20% on a straight line basis and amortization shall be allowed as tax deduction. तो आप उस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पर 20% अमोर्टाइजेशन क्लेम करेंगे, यानी उसको आप 5 साल में अमोर्टाइज कर देंगे। अच्छा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, हो सकता है आपने अकाउंटिंग में पूरे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। तो अगर आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा चार्ज कर दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अकाउंटिंग में, तो आप उसको पूरे को एड बैक करवा दें, और पूरे को एड बैक करवाकर उसका 20% निकाल कर आप उसकी टैक्स अमोर्टाइजेशन क्या कर लें, या 20% अमोर्टाइजेशन क्या कर लें, क्लेम कर लें। मिसाल के तौर पर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है 1 मिलियन का, तो अगर ये 1 मिलियन पूरा चार्ज हो गया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अकाउंटिंग में, तो 1 मिलियन को एड बैक करवा दिया, और एड बैक करवा के अब निकाला 1 मिलियन का 20% कितना बना, 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए क्या करवा दिए, लेस करवा दिए। बात क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये हो सकता है आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को अकाउंटिंग में कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज कर दिया हो, ये भी गुंजाइश है। फर्ज करें अकाउंटिंग में आपने इसको डिवाइडेड बाय 4 करके 4 साल पे अमोर्टाइज कर दिया, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आया, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए कहलाएगी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। तो अगर आपने पूरे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस नहीं माना बल्कि उसको कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज किया है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक करवा दें 2.5 लाख रुपए, और फिर जो 1 मिलियन का 20% बनता है जिसको हम बोलेंगे टैक्स अमोर्टाइजेशन, वो लेस करवा दें। सारी बातें नॉर्मल है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बताइए प्लीज। तो जो भी सिचुएशन हो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है। यस और नो? रिस्पॉन्स जल्दी दीजिए, रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये है पेमेंट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस एंटिटी, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली ये चार्जेस कोई स्पॉन्सर पे करता है। तो कंपनी उस वक्त वजूद में नहीं होती, वो तो वजूद में लानी है कंपनी आपने, तो कंपनी वजूद में आने के बाद इन चार्जेस को फिर रीइंबर्स करती है उन लोगों को, या तो शेयर्स की शक्ल में या फिर कैश की शक्ल में। तो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं वो कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउ नहीं है बतौर एक्सपेंस।
तो अगर आपने अकाउंटिंग में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एक्सपेंस माना हुआ है तो इनको एड बैक करवा दें, या अगर आपने प्रीमिनरी एक्सपेंस को कैपिटलाइज करके इस पे क्या चार्ज की अमोर्टाइजेशन, तो आप उस अमोर्टाइजेशन को एड बैक करवा दें। दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो एक्सपेंडिचर पेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस एंटिटी आर नॉट अलाउएबल डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। एग्जांपल, company incorporation expenses normally termed as preliminary expenses, share issue expenses. Even if a company amortizes preliminary expenses, it shall be added back to the accounting profit while determining taxable profit. Likewise, charges for drafting partnership deed and registration of a firm are not allowable tax expense. तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो चार्जेस हैं वो आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं है, वैसे अगर आप पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन और ड्राफ्टिंग के चार्जेस हैं वो भी आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, अब सिनेरियो समझे जरा। देखें, होता क्या है कि एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर है जो पाकिस्तान में एक कंपनी बनाना चाहती है, वो क्या करती है, पाकिस्तान में एक फर्म को हायर करती है कि फिजिबिलिटी वगैरह बना के दे, और वो उसी फर्म को बोलती है यार आप हमें रजिस्टर भी करवा दो एससीसीपी के अंदर, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट भी करवा दो। तो वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी से फिजिबिलिटी बनाने के और ये इनकॉर्पोरेशन के सारे मिला के चार्जेस ले लेती है। कितने? 25 लाख रुपए। अब इस 25 लाख रुपए के अंदर 10 लाख रुपए हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के और 15 लाख रुपए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के। अब सवाल क्या? सवाल ये कि कंपनी ने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया हुआ है। अगर कंपनी ने पूरे 25 लाख को एक्सपेंस माना हुआ है तो आप इस एक्सपेंस को एड बैक कर दें पूरे 25 लाख से। यस। नंबर 2, अब आप 25 लाख में से सिर्फ 10 लाख लें जो कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है, उस पर आप क्लेम करें 20% अमोर्टाइजेशन, वो लेस कर दें। बाकी 15 लाख का कुछ नहीं होगा, वो एड बैक हो जाएंगे क्योंकि वो टैक्स ने आपको अलाउ नहीं किए, इसलिए कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। क्या बात क्लियर होती है बेटा आपको? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। भाई हर बंदा रिस्पॉन्स देगा तो बात बनेगी ना कि उसको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको आप क्या करें, सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया जनरेट होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन 12.5 है और एक क्वेश्चन जो है बेटा 12.6 है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट होंगे। 12.7 भी है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 12.8 भी है भाई, तो माशाल्लाह। 12.9 भी है, क्या बात है भाई। चलें जी, तो ये जो 12.9 तक क्वेश्चन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन कर लेना बेटा आज ही, आपने आज ही कर लेने, टाइम नहीं जाया करना। हो जाएंगे बेटा सॉल्व आज ही। रिस्पॉन्स तो दें बेटा, रिस्पॉन्स तो दें, अल्लाह के बंदो रिस्पॉन्स दो। क्या आप इन क्वेश्चंस को आज ही सॉल्व कर लोगे बेटा? ओके, तो इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। यहाँ तक स्टॉप करेंगे। अल्लाह हाफिज।